9 दिसंबर को भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प और हाथापाई की टीस रह रहकर चीन को बेचैन करती रहती है। इसीलिए चालबाज चीन वक्त वक्त पर भारत को परेशान करने के इरादे से नापाक हरकतें करता रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर नजरें गड़ाए नजर आ रहा है चीन, और इस बार हिमाकत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलकर चीनी, तिब्बती और पिनियन भाषा में रखे जाने की मंजूरी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सीमा पर पिटाई, ग्लोबल स्तर पर भारत के आगे मुंह की खाई, बावजूद इसके चीन को लगता है अकल ना आई। अब चीन एक बार फिर पुराना राग अलापने लगा है। दरअसल चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं, और इन 11 जगहों में 2 रिहायशी इलाके शामिल हैं, 5 पहाड़ी क्षेत्र हैं, 2 नदियां और दूसरे इलाके शामिल हैं। और ये पहली बार नहीं है, चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। तो चलिए आज हम चीन की इस नई चालबाजी को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही विश्लेषण करेंगे कि आखिर चीन की ये हरकत क्या किसी तरह का उकसावा है, या फिर भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए खुद का प्रभाव दिखाने की कोई सोची समझी चाल है उसकी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का विशेष पैनल मौजूद है। तो जरा मैं सबसे पहले परिचय करा दूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त हैं बेहद खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी साहब, जो कि जाने माने डिफेंस स्ट्रेटजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, जो रक्षा मामले हैं उन पर खासी पैनी निगाह रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सोढी सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। आप भी जो रक्षा के मामले हैं उनमें एक अलग तरह की पैनी निगाह है, और इसके साथ ही पूरी दुनिया में जो खास तौर पर एक बेचैनी महसूस की जाती है उसकी नब्ज भी सिन्हा साहब बखूबी पकड़ते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत कोंडापल्ली साहब, जो कि डीन हैं JNU से। बहुत बहुत स्वागत श्रीकांत सर। और श्रीकांत सर बहुत ही बेहतर तरीके से जो ये हम विदेश मामले देखते हैं, और इन सब के बीच जो सबसे अहम बात होती है कि ये जो तरीके हैं जिसको मैं कह रहा हूं कि ये उकसावा है या सोची समझी रणनीति है, इसको समझने के लिए हमें ज़रा जो पूरा एक गणित है, इतिहास से लेकर अब तक वर्तमान, इन सब को टटोलने की ज़रूरत है। श्रीकांत सर उस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि चीन की जो हरकतें होती हैं उसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो उकसावे की कार्रवाई जो वक्त वक्त पर सामने आती है, और दूसरे तरीके से हम इसका विश्लेषण करते हैं कि साहब ये उसकी लंबी प्लानिंग का हिस्सा रही है। लेकिन एक टाइमिंग जो है जिस पर मेरा बार बार ध्यान जाता है वो बड़ा अहम हो जाता है। टाइमिंग इसलिए क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल जब औली में वॉर एक्सरसाइज हो रही थी, जो कि होती रहती हैं, उस पर चीन का ऐतराज़ सामने आया था, और चीन ने साफ तौर पर कहा था कि इससे भारत और चीन की जो संबंधों में विश्वास बहाली की प्रक्रिया है उसको धक्का लगेगा। अब हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में हमारी अमेरिका के साथ जो हमारे एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसकी पृष्ठभूमि बन रही है, और उन सब के बीच अब चीन ने एक नई हिमाकत कर दी है। क्या ये टाइमिंग मायने रख रही है? क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है? प्रशांत जी, जय हिंद। जो आपने सवाल रखा है, खास करके जो इस तरह के जो नाम करते हैं और जो उनकी विस्तारवाद की एक नीति का एक कदम होता है, और उसको आप टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिएगा टाइमिंग की जब आप बात किए हैं तो वो एक स्ट्रैटेजिकली वो मूव करता है और बहुत पहले ही इसकी प्लानिंग कर लेता है। ये आपने अभी जो 2 बताए, उसके अलावा एक मैं केवल इसी का लेता हूं जो नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू किया है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले उसने किया 2017 में। 2017 को 2 आप देखिए टाइमिंग क्या है। दलाई लामा साहब का होता है कि वो जा रहे हैं अरुणाचल, और उन्होंने तवांग जाना था और पहली बार जा रहे थे दलाई लामा। तो उस समय उन्होंने पहले 6 नाम को बदला। 2017 में ही डोकलाम हुआ था। डोकलाम आप
आपको पता ही है 73 डेज का हमारा स्टैंड ऑफ रहा। तो ये दो चीज देखिए, उन्होंने दो एग्रेसिव किए एक्शंस किए। आपने ये बताया कि 2021 में जब 15 नामों का हुआ, उस समय टाइमिंग आप उसको देखें, वो टाइमिंग चलता है, उसका श्रृंखला चलता है। जब गलवान में हमारे 15 जून को जब हमारा हुआ था, गलवान में क्लैश हुआ था और ओवरऑल क्लैश चल रहा था, उस समय चाइना ने उसकी एक्सटेंशन जो उसने की थी 2021 में, शी जिनपिंग 30 साल बाद कोई वहां का जो प्रेसिडेंट आता है अपोजिट अरुणाचल प्रदेश, और वहां की धरती से वो वहां निकलता है और वहां से मात्र 25 किलोमीटर, और उसके बाद आपने देखा था वो 15 जगहों के नाम। और ये अभी जो हम देख रहे हैं 2023 के अंदर में, तो उसके पहले यांगसे, आपको याद होगा अभी यांगसे के ऊपर में हमारी झड़प हुई थी जो आपने जिक्र किया था, और दो एक्साइज की आपने बात की, एक ओली, और अभी जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा अमेरिका के साथ में जो एक वॉर ड्रिल्स का हिस्सा होता है, उसकी एक ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हैं। तो इन टाइमों को देखिए, इससे भी बड़ी जो टाइमिंग्स हैं, जो आपने टाइम को पकड़ा है, तो टाइम के ऊपर में आप देखिए G20 की समिट का जो हमारा वहां पर अरुणाचल प्रदेश में ही ईटानगर में संडे को एक मीटिंग थी, जिसमें कि उनके भी ऑफिशियल्स आने थे, वो नहीं आए, वहां से नहीं आए हैं। और भारत ने उनका जब ये पूछा तो शायद उन्होंने इसका टालमोड़ जवाब ये कर दिया है। एससीओ की मीटिंग हो रही, हाँ एससीओ की एक मीटिंग है प्रशांत साहब, एससीओ की मीटिंग में उनके डिफेंस मिनिस्टर को आना है और उसके पहले ये हरकत। तो ये एक्साइज के अलावा ये बार बार होता है। और शी जिनपिंग जब जब आए, अब आपको पता ही होगा जब वो आए थे तो किस तरह से डैमचौक और उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर में किया था, उस समय भी इन्होंने अपने लोगों को अंदर भेजा और लंबी जो हम स्टैंड ऑफ करते हैं एक तरह की, उस स्टैंड ऑफ में आए। तो ये उसकी एक सोची समझी रणनीति है, उसके तहत वो काम करते हैं। और खास करके जो हमारे अरुणाचल का मामला है, मैकमोहन लाइन की जब हम बात करते हैं, जो भूटान के जो पूर्वी इलाके से लगता हुआ म्यांमार के जाके बॉर्डर के साथ में है, तो अरुणाचल का वो कहता है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को वो कहता है कि वो साउथ तिब्बत है। और उसमें हर एक बार वो मैप निकालना, ये करना, और ये लड़ाई आज की नहीं, ये लड़ाई 1912 से, अब आप देखिए शिमला एग्रीमेंट के समय से, और 1949, तो उतनी लंबी तारीखों की सिलसिलाओं के बीच में ये बार बार करना, क्योंकि वो आपको रीजनल सुप्रीमेसी, आज चाइना को कोई चैलेंज करता है, पूरी विश्व के अंदर में भी यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो उसकी विस्तारवाद को रोकने के लिए डोकलाम के बाद यदि किसी ने किया है, आप देखें 20 जवानों की शहादत छोटी मोटी नहीं होती। 1 इंच में इधर आने के लिए उन्होंने क्या 20 जवान, हमारे ऑफिसर और संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू और उनके जवानों ने जो निछावर किया, उसके बाद कैलाश रेंज के ऊपर। तो अभी हमारी एग्रेसिव, हम भी एग्रेसिव हो चुके हैं। हम पूरे नदर्न बॉर्डर और इंडियन ओशन रीजन में, मैं इंडो पैसिफिक की नहीं बात करूंगा, इसमें जब जब चाइना जिस भाषा को वो समझता है, तो हम उस भाषा से बढ़कर अब करते हैं। अब चाइना को ये एक हम बैकफुट में एक रिएक्टिव मोड पे लाएं, क्योंकि यदि हमारा एससीओ का हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हमारे पास G20, और इनकी मीटिंग कहां हमने रखी, हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी रखा है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये चीजें, और इनको इसी तरह छुपाना पड़ेगा प्रशांत साहब। मेरा खुद का अपना मानना है, शायद मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया को इससे भी बढ़कर, मानसरोवर हमारा है, हमारे गाथाओं में है, कैलाश मानसरोवर में शिव का वास होता है, तो उन जगहों को भी यदि ये करते हैं, हमें भी नक्शे जारी कर देने चाहिए। जो हम अभी, आपने 3 जगह के नाम आप नेपाल के साथ जब हम देखते हैं, इन्हीं श्रृंखलाओं की कड़कड़ी में, जहाँ मैप का है, वो काला जो काला पानी का इलाका है, लिम्पिया धोरा का है, और ये जो इलाके हैं वो भी इसी से मिलता जुलता चीजें हैं। और इनको हमें एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि आज कुछ नहीं होगा प्रशांत, हमारे और आपके जीवन काल में ना हो, मगर चाइना जो लड़ता है वो बड़े कालखंड की लड़ाई लड़ता है।
तो हमको भी उसी तरह अपने बिल्कुल कालखंड को विस्तार की तरह बिल्कुल उतनी ही सोच ऊपर ले जानी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम बात आपने कही और मैं अपने बाकी मेहमानों के पास अपने सवालों के साथ आगे बढ़ूं, उससे पहले हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी की रिपोर्ट ज़रा दिखाते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अमेरिका ने जो है वो भारत का साथ दिया है, भारत के हक में बात कही है। ज़रा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, कई साल से चीन बोल रहा है ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये साउथ तिब्बत है और सदर्न तिब्बत है। लेकिन देखिए, 1947 से अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है। हर बार इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में इंडियन सिटीजन्स वोट दे रहे और अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है। लेकिन चीन बोल रहा है देखिए, हमारे ये अरुणाचल प्रदेश हमारे है और मैं नेम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। क्या फायदा होगा? वो भारत का पास है, जितने सिटीजन्स हैं अरुणाचल प्रदेश का वो वोट दे रहे हैं भारत का इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, लोकल इलेक्शंस में। इसीलिए चीन का ये नेम चेंज करके चीन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। भारत के पास अरुणाचल प्रदेश है और भारत का पास अरुणाचल प्रदेश रहेगा। तो अमेरिका ने भी अरुणाचल पर चीन के रवैये पर ऐतराज जताया है और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने की चीन की कोशिशों का वो विरोध करता है और इस तरह से चीन का भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा पेश करने का एक वक्त पे जो तरीका है, इसको हम समझने की इस चर्चा में कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ श्रीकांत कोंडापल्ली साहब भी जुड़े हैं। श्रीकांत सर, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे आपके नाम के प्रोनाउंसिएशन में मेरी ओर से कोई चूक होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका नाम सही तरीके से लिया हो। बट सर, जो ये कोशिशें होती हैं, जो ये तरीके होते हैं कि साहब मैप में छेड़छाड़ कर देना या जो ख़ास हिस्से हैं उनका नाम बदल देना और इस तरह की जो कोशिशें होती हैं, इन्हें किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक तरह का माइंड गेम होता है या जैसे मैंने कहा कि ये लंबी प्लानिंग का हिस्सा है? ये जो नाम जो बदला है उन्होंने, चीन ने, ये एक लीगल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। 2004-5 में उन्होंने जब अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत कहा, तब से उन्होंने 3 वॉरफेयर्स लागू किया, जिसमें लीगल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मीडिया वॉरफेयर। और इन तीनों को उन्होंने इराक के जो वॉर थी 1991 में और 2003 में, इनसे उन्होंने सीख लिया कि ऐसे चीज़ वो करना है और उन्होंने इनको एक डॉक्ट्रिन के तरीके से उनको अपनाया और इम्प्लीमेंट करने लगे 2004 से। और इसके दौरान उन्होंने बहुत सारे नामों बदलने शुरू किया और 2012 में जब शी जिनपिंग ने जनरल सेक्रेटरी बना कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा है कि कोर इंटरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन डेवलपमेंटल इंटरेस्ट। जो कोर इंटरेस्ट जो कहते हैं उन्होंने, जो सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के मामले में है, और जिसमें तिब्बत, ताइवान, सिंचियांग, इनर मंगोलिया, ये सारे खास मिलके उन्होंने इनको सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के मामले में जोड़ते हैं। तो ये लीगल वॉरफेयर यह है कि पहले उन्होंने जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स, और आपको याद होगा कि 1890 ट्रीटी जो सिक्किम और चिंग डायनास्टी के बीच में थी, और उन्होंने दोकलम के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने ऐसे लीगल वॉरफेयर इस्तेमाल किया उस समय। बल्कि वो जो 1890 ट्रीटी था वो कोई पार्लियामेंट पास नहीं किया और वो डिमार्केशन भी नहीं हुई ज़मीन पर, उनका जो रेगुलेशंस है। तो ये लीगल वॉरफेयर के इम्प्लीमेंटेशन में अभी नाम बदलने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा है कि 2017 में, 2021 में और अभी 3 बार उन्होंने ऐसे किया।
सिर्फ भारत के लिए भी नहीं, दूसरे देशों के भी उन्होंने नाम बदल दिया। तो एक भारत के कोई स्पेसिफिक नहीं है, दूसरे देशों के। जैसे कि 10 दिन पहले चाइना के एक मिनिस्ट्री ने, नेचुरल रिसोर्सेस मिनिस्ट्री, उन्होंने व्लादिवोस्टोक और जो साइबेरिया रीजन में जो खबरोस्क हैं, उनका नाम भी बदल दिया था। ये शी जिनपिंग का एक दिन पहले जो मॉस्को के विजिट थी, उस समय उन्होंने ये ऐसे किया। तो चीन क्यों कर रही है ये? एक तो उनका राय है कि जब भारत या दूसरा जो कंट्री जैसे कि रशिया, अगर वो वीक हो तो उनका जो पोजीशन मजबूत होगी और उन्होंने ये इम्पोज करने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ नेशनलिस्ट चाइनीज भी ये भी कहा है कि कजाकिस्तान चीन का हिस्सा है, और एक कोई चाइनीज ने कहा है कि हवाई, जो अमेरिका के एक बेस हैं जो वेस्ट पैसिफिक में, वो भी चीन का है। तो अभी बहुत सारा नाम बदलने वाली है दुनिया में। तो ये जो है चीन का जो सेकंड पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन, जो सेकंड पोजीशन है अभी दुनिया में, तो इनका असर इसमें भी पड़ रहे हैं कि इनको इरेडेंटिस क्लेम्स कहते हैं। जैसे कि कभी कोई किसी ने चीनी ने इसका विजिट किया तो ये सारा उनका देश का है। तो उन्होंने ये आर्गुमेंट साउथ चाइना सी पर लागू किया और उनका कब्जा भी कर लिया। अभी कुछ 3000 एकड़ का जमीन उन्होंने वहाँ पे साउथ चाइना सी पे उन्होंने बिल्ड किया, और कंस्ट्रक्शन के बाद मैरीटाइम पोर्ट्स भी बना। तो ये एक लीगल वॉरफेयर का एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब 1965 में उन्होंने तिब्बत को डिवाइड किया, पहले ऊत्सांग, खाम और आमदो थे, और उन्होंने ये दोनों खाम और आमदो को चिंगहाई प्रोविंस बना दिया, और खाम को यूनान प्रोविंस और सिचुआन प्रोविंस में जोड़ दिया जी। तो हमने प्रोटेस्ट नहीं कर पाया उस समय। तो अभी हमारा प्रोटेस्ट भी इतना तेज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हम भी जैसे कि दूसरा पैनलिस्ट ने कहा है कि मानस सरोवर का नाम और ये सारे जो हम उठाना चाहिए। तो एक चीज है। दूसरा चीज, प्रोएक्टिवली भारत ने भी कुछ करना चाहिए इसके बारे में, और उनको एक सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि हमारा जो अप्रोच है वो ठीक है कि अब हम पहले की तरह हाथ पे हाथ भले नहीं धरे बैठे रहते हैं और हम किसी भी चीज़ पर ऐतराज़ जताते हैं, लेकिन शायद अब ऐतराज़ से आगे बढ़ना होगा, थोड़ा अप्रोच और हमारे एटीट्यूड में। और जैसे कहते हैं कि साहब लोहे को लोहा काट सकता है, तो वो वाली शायद सोच को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। सोडी सर, ज़रा मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, अब इसको अगर जवाब देना है, इस तरह की प्रैक्टिसेस को अगर हमें वक्त रहते तोड़ना है, तो फिर सेना की उसमें किस किस तरह की भूमिका हो सकती है? क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास एक विकल्प के तौर पे, या हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं जहां पर हमको देखना चाहिए? जय हिंद प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1998 में भारत के तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है, लेकिन उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव बना कि उन्हें 5 साल बाद 2003 में अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस का यह बयान बिल्कुल सही था। जब भारत ने चीन के ऊपर भरोसा किया है, चीन ने भारत की पीठ पर हमेशा छुरा घोंपा है, और यही कारण है कि अब चीन की कोई भी चाल होती है, खासकर से अच्छी कोई भी चाल होती है, तो भारत 10 बारी सोचता है। चीन जो ये बार तीसरी बार इसने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदले हैं, ये उसकी एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के तहत है। और चीन का 22,800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है 14 देशों के साथ। इसके तकरीबन
सारे 14 देशों के साथ विवाद है जमीन के ऊपर, और इसने ऐसी हरकत तकरीबन हर 14 देश के साथ की है किसी ना किसी वक्त पे। जहां तक भारत का विकल्प है, भारत के लिए सबसे अहम है कि भारत ने अपनी सेना को और मजबूत करना है। हमने पिछले 9 साल में देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे भारतीय सैनिक शक्ति में काफी इजाफा आया है, लेकिन अभी भी उसमें कमी है। पिछले साल दिसंबर में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट रिलीज हुई, जिसमें यह कहा गया कि अगर चीन और भारत का फायर पावर को कंपेयर करें, तो चीन का फायर पावर भारत के फायर पावर से 19 टाइम्स ज्यादा है। तो हालांकि हमने 9 साल में बहुत तरक्की की है सैनिक शक्ति में, लेकिन अगले 4-5 साल में हमें और अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करना पड़ेगा। अगले 4 साल मैं इसलिए कह रहा हूं प्रशांत जी, क्योंकि 2027 एक अहम साल है जिसमें चीन के राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होनी है। उसमें शी जिनपिंग चौथी बार अपनी दावेदारी पेश करेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए। तब उन्हें चीन के नागरिकों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा बड़ा क्या किया चीन के लिए कि वो चौथी बार राष्ट्रपति बनने के हकदार हैं। हालांकि चीन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है ताइवान पे हमला करना, लेकिन वो जानता है कि ताइवान पे शायद वो हमला ना कर पाए, क्योंकि अमेरिका चीन और ताइवान के बीच में ढाल बनके खड़ा है, और चीन का प्रायोरिटी 2 है भारत। तो ये जो हम देख रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे चीन भारत की तरफ आक्रामक रवैये कर रहा है, चाहे डोकलाम था, चाहे गलवान था, चाहे पिछले साल दिसंबर में तवांग का इंसिडेंट हुआ, ये बार बार नाम बदलना, ये सिर्फ ये सारी चीजें उस तरफ बिंदुओं जोड़ रही हैं जहां पे 2027 में कुछ बड़ा होगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रशांत जी, सबसे पहला है हमें अपनी सैनिक शक्ति में और इजाफा करना पड़ेगा। दूसरा, हमें चीन के आर्थिक चुंगल में से निकलना है। सारी दुनिया जानती है कि ये कोविड वायरस, वुहान वायरस चीन से आया 2019 के अंत में, लेकिन तब से लेकर आज तक हर साल पूरी दुनिया का और भारत का भी जो व्यापार है चीन के साथ हर साल ईयर ऑन ईयर बढ़ता गया है। तो हमने आर्थिक तरीके से हमने इस चुंगल में से निकलना है, हमने सैनिक शक्ति बढ़ानी है अपनी, और जहां तक हमारी कूटनीतिक शक्ति है वो तो डॉक्टर एस जयशंकर जी अच्छी तरह दिखा चुके हैं कि हमारी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। शायद 1947 से लेकर आज तक सबसे स्ट्रांग हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इस वक्त है। तो हमें 2 चीजें अहम करनी होगी, अपनी सैनिक शक्ति में और इजाफा करना होगा और चीन के आर्थिक चुंगल में से निकलना होगा। बहुत अहम बात आपने कही है। और सिन्हा साहब, थोड़ा समय कम है मेरे पास, लेकिन मैं जिस सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं, जिस अप्रोच की बात हो रही है वो होना क्या चाहिए। फिर अब हम पहले जैसा तो हमारा बर्ताव नहीं है, हमारी सैन्य शक्ति भी अब मजबूत से मजबूतर हो रही है, हमारे रिएक्शन में भी अब देरी नहीं हो रही है, लेकिन अब रिएक्शन से आगे क्या? देखिए प्रशांत जी, किसी भी देश के लिए क्या होता है कि आपकी सारी जितने भी आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके इदारे हैं, वो यदि एक कहते हैं ना रेजोनेंस के अंदर में एक साथ काम करते हैं तो उसका कुछ रूप ही अलग आता है। चाइना के जो सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिए चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, चाहे वो वहाँ का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, वो पूरा का पूरा उसके ऊपर हावी है। चाइना को हम एक समय यदि हम छोड़ देते हैं और उसको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से उसको एनालाइज आप कीजिए, और हमारी क्या सबसे बड़ा बैकड्रॉप क्या है? हमारी बैकड्रॉप है कि हमारी मिलिट्री, डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल ये कभी कभी उतनी सिनर्जी नहीं थी जो कि हम लास्ट 2014 के बाद कुछ देख रहे हैं, जिसके अंदर में आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब कहते हैं कि बॉर्डर डिक्टेट करेगा आपका हमारा क्या रिलेशन होगा, हम आपके साथ किस तरह से व्यापार करेंगे। उनका एक सिंपल सी वर्ड है कि हमारा पूरा का पूरा हमारे आपके साथ कैसा रहेगा संबंध, वो बॉर्डर डिक्टेट करेगा। चाइना क्या कहता था, इसको आप छोड़ दीजिए, नदर बॉर्डर को छोड़ दीजिए, इंडो पैसिफिक को छोड़ दीजिए, और हम सब काम करते हैं, और हम करते हैं। और ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसको, फिर ये नहीं होगा कि कल शायद दूसरे लोग आ जाए, दूसरी सोच आ जाए, और फिर आप देखेंगे चीजें बदलती हैं। अभी 1965 की बात हो रही थी कि जब उन्होंने पूरे के पूरे तिब्बत को 3 भागों में बांटा और हमने कुछ नहीं किया। उसके पहले की आप देखिए ना, जब एक्साइड चीन के अंदर में उन्होंने हमारे बाद 2 साल बाद आए पटल पे, जब 1949 में 47 में हम आजाद हुए,
49 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अधिपत्य हुआ, उसके पहले तो वो सिविल वॉर चल रहा था। उसके बाद देखिए उन्होंने उन्होंने रोड बनाया, हम अक्साई चिन से रोड बना दी काराकोरम के ऊपर में, और हमने कुछ नहीं कहा। हम जाकर के 62 के बाद तो हम जागे कि क्या हुआ। तो ये जो आपका सवाल है कि क्या होना चाहिए, वो है ये अनटिल अनलेस ये डॉक्ट्रिन की तरह लिखी हो और आप इसको बदले नहीं। चाइना के मन में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, भले ही हम कह लें कि शी जिनपिंग आए, उन्होंने कह दिया कि कोर इंटरेस्ट आएगा और दूसरे डेवलपमेंट, तो देखिए डॉ सिंगपिंग आए, उन्होंने कहा कि हाइड योर इंटेंशन एंड राइज, आप इंटरनेशनल पटल पे आइए और फिर आप एग्रेसिव होइए। वो हुआ, और जैसे एग्रेसिव हुए उनको मार पिटाई हुई। अभी आप देखिए शी जिनपिंग तो ऐसा अपना मुखौटा बना लिया कि वो तो सब जगह शांति की वार्ताएं लेके जा रहे हैं। ठीक है, चाइना को समझनी पड़ेगी इस तरह से, और उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा, और उसका ये जो पुराना परसेप्शन है उसको कई मौकों पे तोड़ने की आवश्यकता है। समय कम है मेरे पास, बहुत एक क्विक रिएक्शन सर कोंडापल्ली सर मैं आपसे लेना चाहता हूं। अमेरिका पे कितना यकीन किया जा सकता है हमारे इस कॉन्फ्लिक्ट में? जो सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इश्यूज पर दूसरे कोई देश पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपने बल पर, अपने जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, जो हमारे सॉवरेंटी इश्यूज पर हम नज़र डालना चाहिए, और ये है हमारा मकसद। अगर कोई दूसरा देश सपोर्ट करते हैं, जैसे कि डोकलाम में जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने सपोर्ट किया इनडायरेक्टली, और जापानीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आसो उन्होंने मदद किया हमारा पोजीशन जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और कई देशों ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दूसरा देशों ने हमें मदद प्रकट किया। तो हम ये मदद ले सकते हैं उनसे, लेकिन जो आपका बेसिक फंक्शन और बेसिक ड्यूटीज जो है आपको निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपके पर ऊपर डिपेंड होता है, किसी देश के ऊपर। तो बिल्कुल हम कुछ मदद ले सकते हैं उनके साथ, जो इंटेलिजेंस, जैसे कि अमेरिका ने गलवान के बारे में उन्होंने कुछ दिया भारत को, या दूसरा तरीके से जैसे कि हथियार वगैरह हम ले सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई हमारी है, और हमें अपने तरीके खोजने होंगे, और हमें ये भी देखना होगा कि ये जो एक पुरानी एक सोच बन चुकी है, एक धारणा बन चुकी है, उसे हम वक्त पर तोड़ तो रहे हैं, लेकिन शायद इसकी इंटेंसिटी और बढ़ानी होगी, इसका जो तरीका है उसमें भी बदलाव करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कोंडापल्ली सर हमसे जुड़ने के लिए, इस खास विश्लेषण के लिए। इसके साथ ही के सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। सोडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इस चर्चा में आपके इनपुट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हो पाई, और कोशिश हमने यही की है कि हम अपने आम दर्शक को समझाएं कि स्थितियां हैं क्या, चैलेंजेस क्या हैं, जो तैयारियां हो रही हैं, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो कहाँ बेहतर हैं, कहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, और पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो एक तरह की ग्लोबल टेंशन चल रही है उसमें किस तरह से इस पूरी घटना को देखा जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वदेश आर। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बात बाजार की। बाजार आज लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक चढ़कर 17,557 के पार बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 37 शेयरों में अच्छी बढ़त रही। सेंसेक्स 583 और निफ्टी बैंक 186 अंक की तेजी पर बंद हुए। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टोरल गेन के मामले में सबसे आगे रहा और उसमें आज 1.4% की तेजी दिखी। निफ्टी मिड कैप, फ्लैट और स्मॉल कैप में लगातार चौथे दिन बढ़त नजर आई। और कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। पॉलिसी को लेकर ईटी नाउ स्वदेश ने एक्सपर्ट्स का एक पोल कराया है, और इस पोल में क्या निकल कर आया है हमारे सहयोगी हर्ष बता रहे हैं।
जी हाँ, आरबीआई की और एक एमपीसी कंक्लूड होगी ये पर्टिकुलर हफ्ते में, और जब हम देखें तो और एक 0.25% का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिस्ट लार्जली यही कह रहे हैं कि आरबीआई अभी भी अपना ध्यान इन्फ्लेशन पे रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि बिलो 6% चला गया था 2 महीने के लिए, अब वापस उसमें एक स्पाइक आई है 6.5% के आसपास। अब इन्फ्लेशन अभी भी स्लाइटली हायर साइड पे। और जब हम एग्री साइड पे भी देखें, मॉनसून के इफ़ेक्ट एग्री पे जो आएंगे, उस पे भी एक आरबीआई की नज़र रहेगी कि वो कैसे प्ले आउट होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है फूड इन्फ्लेशन को आगे जाके, तो वो कमेंट्री पे नज़र रखनी होगी। दूसरी जो चीज़ आरबीआई लार्जली फैक्टर इन करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है कि ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है। अब इन्फ्लेशन, अब रेट हाइक्स, काफ़ी सारे रेट हाइक्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट रेपो 2.75% से बढ़ा है लास्ट ईयर से। तो एक अच्छा रेपो का बढ़ान की वजह से एक ग्रोथ पे एक दबाव आ सकता है, और वो कितना दबाव आएगा FY24 में, उस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जब लार्जली आरबीआई का करंट एक्सपेक्टेशन है 6.4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है FY24 में, तो अब जाके क्या रिविजन्स करेंगे आरबीआई, उस पे भी एक स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ों पे स्ट्रीट की नज़र पर 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से हाइक लार्जली ये स्ट्रीट का कंसेंसस है। बिल्कुल। और चलिए बढ़ते आगे। सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख मेगावाट की रिन्यूएबल क्षमता जोड़ने का प्लान है। 2028 तक हर साल 50,000 मेगावाट की रिन्यूएबल क्षमता स्थापित की जाएगी। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। ये देश में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में बढ़ोतरी करने के मकसद से सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जिस प्लान की घोषणा की है, उसके हिसाब से अगले 5 सालों तक हर साल 50,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए बिड इनवाइट किए जाएंगे। 2028 तक 2.5 लाख मेगावाट कैपेसिटी के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए सरकार बिड इनवाइट करेगी। इसका टारगेट ये है कि दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार का मकसद ये है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उस टारगेट को हासिल करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्लान तैयार किया है। इसमें ये ज़रूरी होगा कि हर साल जो 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो बिड इनवाइट किए जाएंगे, उसमें ये ज़रूरी होगा कि कम से कम 10,000 मेगावाट कैपेसिटी के विंड पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके लिए बिड इन्वाइट करना ज़रूरी होगा। जहाँ तक वित्त वर्ष 2023-24 का सवाल है, उसके लिए ये प्लान तैयार किया गया है कि पहली 2 तिमाही में 30,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बिड इनवाइट किए जाएंगे, और तीसरी और चौथी तिमाही में 20,000 मेगावाट कैपेसिटी के बिड इनवाइट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेकी, एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं, उनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये कंपनियां जो हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड इनवाइट करेंगी। इस वक्त अगर आप देखें तो देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो करीब 169 गीगावाट की है, और जो टारगेट है 2030 तक वो 500 गीगावाट है। उसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने ये प्लान तैयार किया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 2030 तक सरकार इस टारगेट को हासिल कर लेगी। चले बढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने FY24 के लिए अपने निवेश योजना को अंतिम रूप दे दिया है। ET Now को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक LIC अपने कुल निवेश का 30% इक्विटी में निवेश की योजना बना रही है। डिटेल्स दे रहे हैं अनुराग शाह। की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो कि देश की सबसे बड़ी निवेशक भी है। जी हां, LIC का मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर निवेश को लेकर काफ़ी एम्बिशियस प्लान है। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जो कि FY24 है, वहां पर LIC का जो निवेश है वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का रहेगा। और ये जो 3 लाख करोड़ है ये तमाम एसेट क्लास के अंदर होगा, इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स वगैरह के अंदर ये LIC के द्वारा पूंजी जो है इन्वेस्ट की जाएगी। और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 30% तक होगा, यानी 90,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का जो निवेश है वो LIC के द्वारा शेयर बाजार, कैपिटल मार्केट में किया जाएगा, इक्विटी के अंदर किया जाएगा। और जिस तरह से हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है पिछले कुछ सालों का, LIC ने जो प्रॉफिट बुकिंग की है इक्विटी मार्केट के अंदर, अगर FY21 की बात करें तो वहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग थी इक्विटी मार्केट की
वो 36,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। FY22 की बात करें, वित्त वर्ष 2022 की अंदर जो मुनाफा वसूली थी वो 42,000 करोड़ की थी। हालांकि जो अभी जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है, वित्त वर्ष 2023 का, वहाँ पर फाइनल फिगर जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक उतार चढ़ाव, जो बाजार में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, उसके बावजूद भी LIC के द्वारा जो मुनाफा वसूली की गई है इक्विटी मार्केट के अंदर वो 40,000 करोड़ से ज़्यादा की है। काफ़ी बड़ा जो राशि है वो इक्विटी मार्केट के अंदर LIC के द्वारा प्रॉफिट बुक किया गया है। तो जिस तरह से LIC जो है वो देश का सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका जो AUM है वो 42 लाख करोड़ का है, और ये जो AUM है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हम जोड़े तो उसका AUM भी 40 लाख करोड़ तक ही है। तो उससे भी ज़्यादा जो है LIC का AUM है। तो जो 3 लाख करोड़ का निवेश का जो LIC का प्लान है, तो उसके पीछे जो मकसद यही है कि जो पॉलिसी होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको रिवॉर्ड किया जाए। उनको रिवॉर्ड देने के लिए LIC का ये जो एम्बिशियस प्लान है इन्वेस्टमेंट का 3 लाख करोड़ का, वो मौजूदा वित्त वर्ष में हमको देखने को मिलेगा। अगली खास खबर की ओर बढ़ते हैं। शुगर शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। चीनी शेयरों के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं, विश्व मोहन हमारे सहयोगी बता रहे हैं। देखिए, शुगर शेयरों में फिर से एक बार रफ्तार दिख रही है। KCP शुगर, सिम्बाब्वे शुगर, धामपुर शुगर, EID पैरी, श्री रेणुका शुगर, जहां पर 2 से 6 से 7% तक की तेजी दिख रही है। और ये तेजी सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में जो शुगर के प्राइस बढ़े हैं उस वजह से नहीं आए हैं। घरेलू बाजार में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी शुगर के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। मिलों के प्राइस की बात करें तो महीने भर में 150 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ चुके हैं। और एक्सपर्ट्स को लगता है, जो डोमेस्टिक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि अगस्त से सितंबर तक भाव 3600 से 3700 रुपये प्रति क्विंटल दाम जा सकते हैं। उत्पादन को लेकर एक तरफ चिंता है। भारत में लगातार उत्पादन कम होने का अनुमान हो रहा है। अब लग रहा है एस्ट्रा की 325 से 335 लाख टन के आसपास का ही उत्पादन जो नया शुगर सीजन है उसमें रह सकता है। बाकी दूसरे जो बड़े उत्पादक है उसमें थाईलैंड, यूरोपियन यूनियन और ब्राजील, वहां पर भी उत्पादन में कमी की संभावना दिख रही है। साथ ही जिस तरह से OPEC प्लस का फैसला आया कच्चे तेल को लेकर कि उत्पादन में अतिरिक्त उत्पादन घटाएंगे, उसका भी असर दिख रहा है। तो बायो फ्यूल के लिए जो ब्लेंडिंग है वो अब शुगर की बजाय वो इथेनॉल और बायोफ्यूल पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका भी फायदा यहाँ पर मिल रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल सपोर्टिव है शुगर प्राइसेस के लिए। और लग रहा है कि जो दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं तो उसकी कुछ कैचअप रैली थोड़ी ही बहुत सही लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी ज़रूर देखने को मिल सकती है, और उसका फ़ायदा ही यहाँ पर शुगर शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। और बढ़ते हैं आगे, बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में घरों के किराए में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल से तुलना करें तो किराया लगभग 2 गुना हो गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। बिल्कुल, भारत का सिलिकॉन वैली यानी कि बैंगलोर फोकस में है, क्योंकि यहाँ पर रेंट्स जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल की अगर स्टार्ट से हम कंपेयर करें तो रेंट्स है जो होम ओनर्स चार्ज कर रहे हैं वो एक्चुअली नियरली डबल हो चुके हैं। अब कंट्री का हॉटेस्ट रेजिडेंशियल मार्केट बन गया है बैंगलोर, एंड इनफैक्ट लैंडलॉर्ड्स सबसे हाईएस्ट प्रपोर्शन उनका प्रॉपर्टी वैल्यू रेंट के रूप में चार्ज कर रहे हैं। और इसका एक मुख्य कारण है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन बैंगलोर में हॉल्ट हुआ था पैंडेमिक के दौरान, और Q1 में अगर हम देखें बैंगलोर के जो लॉन्चेस थे वो भी थोड़े म्यूटेड थे। करीब 13,560 रेजिडेंशियल यूनिट्स उन्होंने लॉन्च किए थे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 3% की ईयर ऑन ईयर अपटिक थी। मगर अगर हम ये मुंबई जैसे शहर से कंपेयर करें, मुंबई में हमने देखा था 58% का जंप दिखा था लॉन्च पाइपलाइन में। तो डेफिनेटली सप्लाई साइड पर थोड़े कंस्ट्रेंट ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और ये एक रीज़न है बैंगलोर के बढ़ते रेंट्स के लिए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बैंगलोर करीब 1.5 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है। वो काफ़ी अच्छी कंपनीज में काम करते हैं ये सारे इंजीनियर्स, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स और एक्सेंचर। और ये जो पॉपुलेशन थी वो पैंडेमिक के दौरान डिस्पर्स हुई थी, लोग अपने घर लौट चुके थे और रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे। मगर अब हम देख रहे हैं कि बैंगलोर की इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर में वापस जान आती हुई नज़र आ रही है, और इनफैक्ट लैंडलॉर्ड्स ने जो रेंट गंवाया था इस दौरान वो रिकूप करना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट ये शॉर्टेज के चलते वो अपने आप को एक सेलर्स मार्केट में भी देख रहे हैं। और नॉट जस्ट बैंगलोर, हम देख रहे हैं पूरे ही देश भर में ये रेंटल
यील्ड्स बाउंस बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंगलोर में देखिए करीब 3.9% तक बढ़ गए हैं 2022 में, यील्ड्स 3.4% में थे 2020 में। मुंबई में, गुड़गांव में, न्यू दिल्ली, पुणे, ये सारे ही शहर अगर हम देखें यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिकवरी नज़र आ रहा है रेंटल यील्ड्स की तरफ। और इसका फ़ायदा किसको हो सकता है? साउथ वेस्ट डेवलपर्स को, क्योंकि क्या हो सकता है कि बढ़ते यील्ड्स के चलते, बढ़ते रेंटल यील्ड्स के चलते उन्हें इंसेंटिवाइज हो सकते हैं वो घर खरीदने के लिए। इनफैक्ट Q1 2023 में भी हमने देखा था कि बैंगलोर के जो होम सेल्स थे वो 15,660 यूनिट्स पर थे, जो 16% की ईयर ऑन ईयर अपटिक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि काफ़ी जो साउथ वेस्ट कंपनीज है, साउथ वेस्ट डेवलपर्स है, उनको फ़ायदा दिख सकता है, जैसे कि शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा लाइफ स्पेस और अरविंद स्मार्ट स्पेस। और बढ़ते हैं आगे। अब बात 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके की। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ दायर 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद इन पार्टियों ने अपने दायर याचिका को वापस ले लिया। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया आई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका पर्दाफाश हो गया। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जारी कांग्रेस के हंगामे को लोकतंत्र से खिलवाड़ बताया। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है। पहली बार किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लेकिन संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। वहीं सिंधिया के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौन किस पर दबाव डाल रहा है, ये समझना चाहिए। इसमें जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी, उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खत लिखा था, लेकिन राहुल गांधी ने मुझे बीजेपी की बी टीम कहा। सुनिए इस एक्सक्लूसिव बातचीत का अहम हिस्सा।
पिछला कुछ दौर था आपका कांग्रेस पार्टी में, उसमें आप कैद में थे, आज़ाद नहीं थे बोलने के लिए? उसमें आज़ाद था, इसलिए तो मैंने कहा, चाहे वो संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, अगर मैंने एपिसोड देखे होंगे तो क्या क्या कैबिनेट और वर्किंग कमेटी में नरसिम्हा राव जी के हम कहते थे, लेकिन कोई नाराज का सवाल ही नहीं। दोपहर वर्किंग कमेटी में इतना उनको कहा, शाम को फिर कंसल्टेशन के लिए बुलाया। क्या अब वो दौर नहीं? आप कहाँ, आप तो लेटर पे ही आप आउट हो जाओगे। एक लेटर लिखी हम लोगों ने, और लेटर क्या लिखी G23 ने, हमने ये कहा कि हमको प्रेसिडेंट बनाओ, हमको ये कहा कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। हम में से किसी ने, हमने कहा, हमने उसमें वो सिलेक्टिवली उन्होंने लीक की। हमने नेहरू जी की तारीफ की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, लेकिन हमने कहा कि अब फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है, ब्लॉक इलेक्शन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की जरूरत है, स्टेट इलेक्शन की जरूरत है, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन की जरूरत है, नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कमेटी है, जो एमएलएज को टिकट देती है, एमपीज को टिकट देती है, उसकी 2.5 दशकों से ये इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो पार्टी कैसे बनेगी? तो ये सजेशन तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो ये जब लेटर लिखा और दूसरे तीसरे दिन जब वर्किंग कमेटी बुलाई ऑनलाइन, और कहा ये तो बीजेपी ने लिखी है, ये मोदी ने लिखी है, तो मैंने इंटरवेंशन में कहा, एंड कोई दूसरा कहता इट केम ऑल फ्रॉम राहुल गांधी, ही स्पेयरहेडेड दिस। ऑफ कोर्स मिसेस गांधी को क्रेडिट देना चाहता, वो ट्राई कर रही थी माइक उनसे छीनने की कि ये मत कहो, लेकिन फिर नहीं, मुझे कहना कि ये तो बीजेपी ने लिखी है, मोदी ने लिखी। तो फिर मैंने इंटरवीन किया। तो मोदी, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्ट चाहता है, तो ये मोदी कब से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इतनी हमको सजेशन दे रहा है कि 22 आदमियों को कि तुम फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट दे दो, तुम ब्लॉक के इलेक्शन करो, तुम डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करो, तुम स्टेट इलेक्शन करो, तुम वर्किंग कमेटी चेंज करो, तुम सिलेक्शन कमेटी चेंज करो। ये बीजेपी ऐसे सजेशन देती है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो जब ये थिंकिंग सजेशन देना को लिया जाए कि ये बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है, और तभी से जो सरेंडर कर गए उनको तो वो बीजेपी से मुक्त हो गए, हमने सरेंडर नहीं किया, कहा ये बीजेपी बी टीम। बढ़ते आगे, तेलंगाना में एसएससी पेपर लीक मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंदी संजय को कल देर रात पुलिस ने करीमनगर स्थित उनके घर जाकर गिरफ्तार किया। वहीं भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने जगांव में विरोध कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। सब चल रहे हैं, संसद का कुछ नाम से संसद चलते वक्त तुरंत अरेस्ट के बाद इंफॉर्मेशन देना है, क्यों अरेस्ट किया बताना चाहिए, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी क्यों किया है, क्या होने वाला था, ये कुछ नहीं बताया। अभी तक रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे अरेस्ट किया है, अभी तक भी ना आम जनता को बताया, ना कोर्ट को बताया, ना पार्टी जो संजय जी को बताया। अभी तक क्यों अरेस्ट किया, कौन सा सेक्शन में अरेस्ट किया, ना पुलिस को क्लैरिटी है, ना कोर्ट के पास क्लैरिटी दिया है वो लोग, ना सरकार के पास क्लैरिटी है। बिल्कुल एक गलत तरीके से ये एपिसोड चला रहे। आपको मालूम है पहले भी एक फार्म हाउस फाइल्स के नाम पर एमएलएस को खरीदार कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर में प्रयास कर रहा है प्रचार करने के लिए। बढ़ते आगे, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप की बीजेपी में एंट्री हो गई है। उनके कर्नाटक चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि इन संभावनाओं को किच्चा सुदीप ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि न तो वो चुनाव लड़ने वाले हैं और न ही अपने करीबी सहयोगी और निर्माता मंजू के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो सिर्फ पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे।
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲವಬಲ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ತಲೆಬಾಗವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ನ. और देश के कुछ राज्यों में रामनवमी पर भड़की हिंसा और कल हनुमान जयंती को देखते हुए गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर शांति बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हम ऐसी चीज पर नजर रखें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। शांति सद्भाव बिगाड़ने वाली किसी भी घटना को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल आएगी। टीना स्वदेश पर देखिए क्रेडिट पॉलिसी का महा कवरेज कल सुबह 9:45 से लगातार। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स का पैनल होगा और ये पैनल आपको क्रेडिट पॉलिसी की बारीक बातों का विश्लेषण करते हुए आसान भाषा में आपके सामने रखेगा। और अब बात पद्म पुरस्कारों की। सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से नवाजा गया है। आज राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। सुधा मूर्ति दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति की पत्नी है। तो सुधा मूर्ति को आज पद्म भूषण सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि वो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और अपनी विचारों के जरिए लगातार लोगों के बीच रही हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।